अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा। नेक्स्ट एपिसोड। तालूत के जाने के बाद थोड़ी देर तक तो मैं अपने खेमे में बैठा इस दिलचस्प माहौल के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने शादाना का दोशाला निकाला और उसे ओढ़कर बाहर निकल आया। सबसे पहले डायरेक्टर अब्दुल भाई का खेमा नजर आया। मैंने उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और अब्दुल भाई को खराटे लेते देखकर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा क्यों ना बदमाश तालूत ही को देखूं तो सही क्या कर रहा है, और मैं तालूत की तलाश में चल पड़ा। चांदनी निकल आई थी। कुर्बो ज्वार की चट्टानों पर निगाह दौड़ाते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और फिर एक जगह वो दोनों मुझे नजर आ गए। दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए बैठे थे। मैं दबे कदमों उनके नज़दीक पहुंच गया। रोशीला तालूत पर झुकी हुई थी। राना साहब, मैं सोचती हूँ कि क्या इन पहाड़ों में मैं लुटने आई थी। रोशीला ने कहा। क्या मतलब? क्या कोई चीज़ गुम हो गई है? हाँ, अक्ल खुर्द, दीनो दुनिया, होशो हवास, सब कुछ तो गुम हो गया है। अब मेरे पास बचा क्या है? बहुत अफसोस हुआ, तालूत ने हमदर्दी से कहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ओह, मुझे आप मिल गए राना साहब। हाँ, मुझे अपनी महरूमी का एहसास उस वक्त होगा जब आप मुझसे दूर चले जाएंगे। इस बात का तालूत ने कोई जवाब न दिया। आप मुझसे दूर तो नहीं जाएंगे राना साहब? हरगिज़ नहीं। तब आप यहाँ से हमारे साथ ही चलें। मैं चलूँगा। सेठ रुईवाला के साथ बिजनेस में शिरकत कर लें, इस तरह आपको तजुर्बा भी हो जाएगा और हम दोनों मिलकर अलग कंपनी खोल लेंगे और अपनी फिल्में बनाया करेंगे। कर लूँगा। अपनी फिल्मों में मैं सिर्फ आपके साथ काम करूँगी। मेरे मुकाबिल और कोई हीरो नहीं आएगा। नहीं आएगा, तालूत अहमकाना अंदाज में बोला। तब फिर सुबह ही आप अपने सेक्रेटरी को रवाना कर दें और रुपया मंगवा लें। इसकी ज़रूरत नहीं है। 10-20 लाख तो हमेशा पड़े रहते हैं। मैं सुबह को नकद रुपया दे दूंगा। 10-20 लाख? रोशीला उछल पड़ी। हाँ, तालूत ने लापरवाही से जवाब दिया। और आप इतनी दौलत लिए जंगलों में भटकते फिरते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जंगल में डाकू भी मिल सकते हैं। अव्वल तो मैं उनसे निमटना जानता हूँ। दूसरा, अगर इतनी रकम चली भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनके काम आ जाएगी। मेरे पास क्या कमी है? और रोशीला इस अजीम इंसान पर मजीद कुछ जानों से फिदा हो गई जो 10-20 लाख को कुछ गर्दानता ही नहीं था। उसके इरादे बहुत भयानक हो गए और जब तालूत ने भी उसकी पजीराई की तो फिर मैंने वहां रुकना मुनासिब ना समझा। चांदनी रात का खेल मेरा दिमाग भी खराब कर सकता था। मैं वहां से चल पड़ा और अब मैंने दूसरे खैमों में झांकने का प्रोग्राम बनाया। वापसी में जो सबसे पहले खैमा नजर आया, मैं उसकी तरफ चल पड़ा। उस खेमे के मकीन सो नहीं रहे थे। अंदर से गुफ्तगू की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने आहिस्तगी से खेमे के दरवाजे को हटाया, लेकिन अंदर का नाटक कुछ और ही था। एक सहमी हुई लड़की एक तरफ खड़ी थी और एक आदमी बिस्तर पर बैठा था। तुम्हें कंपनी से निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है नूरी। तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ तक लाने वाला भी मैं ही हूँ, मर्द ने भारी आवाज़ में कहा। वो तो ठीक है बाबू खान, मगर तुम सोचो, गौर करो। तुम्हारे अबरू के इशारे पर बेशुमार लड़कियां तुम्हारी आगोश में आ गिरेंगी। फिर एक गरीब की इज्जत लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? लड़की ने दिलगुदाज आवाज में कहा। इज्जत इज्जत इज्जत। ना जाने हर लड़की ने दिलों के खेल को इज्जत क्यों बना लिया है। तू मेरी पसंद है नूरी। मैं तुझसे लुत्फअंदोज होना चाहता हूँ। किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा। कोई इसका राजदार नहीं होगा और तेरी जिंदगी बन जाएगी। जिद ना कर। बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है। बाबू खान, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मुझ पर तरस खाओ बाबू खान। लड़की की आवाज़ रोहान सी हो गई थी। मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खाकर ही तुम्हें ये नौकरी दिलाई थी, लेकिन याद रखो, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो तुम्हें नौकरी से फारिग भी करवा सकता हूँ। बाबू खान के लहजे की रौनक बढ़ती जा रही थी। अल्लाह मालिक है बाबू खान, मैं तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनूंगी। ये मेरा अटल फैसला है। लड़की पुरअज़्म लहजे में बोली। ठीक है, इसका नतीजा तुम्हें सुबह होते ही मिल जाएगा, बाबू खान ने गुस्से से कहा और खेमे से निकलकर तेजी से एक तरफ चल दिया। मैंने खूनी निगाहों से बाबू खान को देखा। हकीकी जिंदगी में भी वो विलन था। हाँ, ये वही विलन था जिसे तालूत ने घोड़े से गिरा दिया था। तूने अपनी शामत को आवाज़ दे ली है बाबू खान। तू शमशेर बन गया है, लेकिन फिक्र मत कर, तेरा हशर भी शमशेर से मुख्तलिफ नहीं होगा। इसके बाद कहीं जाने की हिम्मत नहीं हुई। अपने खेमे में जाकर लेट गया। दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। खुदाया, पूरी दुनिया का दर्द कैसे बांट लूं? यहाँ ना जाने कौन कौन मजलूम है। मेरा बस चले तो पूरी दुनिया के दुख दूर कर दूं। ना जाने कितना वक्त इन्हीं ख्यालात में गुजर गया। नींद का दूर दूर तक पता नहीं था।
यहाँ तक कि खेमे के दरवाजे पर तालूत के कदमों की चाप सुनाई दी और फिर वह दरवाज़ा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। उसने चंद साथ मेरी तरफ देखा और फिर शायद मुझे सोता हुआ समझकर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। मैं खामोशी से उसकी हरकत देख रहा था, लेकिन फिर उसी से बर्दाश्त ना हो सका और वो उठकर मेरे करीब आ गया। आरिफ, उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर आवाज़ दी। मैं जाग रहा हूँ तालूत। अरे तो फिर कोई बात क्यों नहीं की थी? क्या सोच रहे थे? क्या नाराज़ हो गए हो? नहीं तालूत, अपनी इस गंदी दुनिया के बारे में सोच रहा था। यहाँ इंसानों की तादाद बहुत कम है। इंसानी पैकर में दरिंदे कदम कदम पर नजर आते हैं। आखिर इस दुनिया में दरिंदों का तसल्लुत क्यों हो गया है? किसी खास बात ने तुम्हें मुतासिर किया है आरिफ? तालूत ने गहरी संजीदगी से पूछा। यहाँ तो हर कदम पर कोई ना कोई खास बात मौजूद है। कहीं भी कोई गहरी निगाह से देखो, कोई ना कोई अलमिया नजर आ जाएगा। मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या हुआ? क्या देखा? मैं उसको जड़ से मिटा दूंगा। तुम्हें फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, हम पूरी दुनिया को दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे सामने आ जाए उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। दुनिया को भूल जाओ क्योंकि तुम तन्हा हो, और जो कोई तुम्हारे सामने आए उसे दुनिया पर तकसीम कर दो। ठीक ही कहते हो, मैंने मुज़महिल अंदाज में कहा। आरिफ मेरे दोस्त, मैं ये अंदाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे खुशियाँ पसंद हैं। हंसते रहो, हर हाल में हंसते रहो, यही ज़िंदगी है। बताओ तो हुआ क्या है? कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ एक लड़की नूरी है, ज़माने की सताई हुई। तुम्हारे कहने पर शादाना का दोशाला उड़कर निकला था। पहले ही मरहले पर हौसले पस्त हो गए। नूरी की कहानी कुछ यूँ है कि उसका बाप शायद ट्रक वेल्डर था। बदकिस्मती से किसी हादसे में उसकी आंखें चली गईं। तब नूरी घर की कफालत के लिए घर का बावर्ची खाना छोड़कर निकल आई। उसने मुलाजमत तलाश की। शायद कोशिश के बावजूद मुलाजमत ना मिली होगी। तब वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ गई और ना जाने कैसे बाबू खान उसे मिल गया, जिसने उसे एक्स्ट्रा लड़कियों में मुलाजिम करा दिया। नूरी के जज्बात मर चुके हैं, लेकिन ज़मीर जिंदा है। वह मुलाजमत बरकरार रखने के लिए मिन्नत समाजत कर सकती है, पागलों के अंदाज में रोज़ी की भीख मांग सकती है, लेकिन रुपयों के इवज़ अपनी इस्मत नहीं दे सकती। ओह, वो कहाँ है आरिफ? यहीं, इसी कैंप में, मैंने कहा, और फिर नूरी और बाबू खान की कहानी सुना दी। तालूत खामोशी से सुनता रहा, सोचता रहा, और फिर मेरे शाने पर हाथ मारते हुए बोला, तो इसमें फ़िक्रमंद होने की क्या बात है? हमें तो ये मुसरत है कि तमाम कहानी हमारे इल्म में आ गई। चुनाचे अब नूरी को क्या खतरा हो सकता है? अलबत्ता बाबू खान को सज़ा ज़रूर मिलेगी, और किसकी मजाल है कि अब नूरी को कोई तकलीफ़ पहुंचा सके। खुश हो जाओ, मुझे आंसुओं से बहुत खौफ आता है। हाँ तालूत, हम उसकी भरपूर मदद करेंगे। उसका ज़मीर जिंदा है। इंसान मर जाए इतना दुख नहीं होता, लेकिन ज़मीर की मौत बर्दाश्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस मौजू को ख़त्म कर दो। हाँ, अब तुम अपना मौजू शुरू करो। सुनाओ, क्या गुफ्तगू हुई है उससे? वो हर लम्हा अपनी चाहत की डिग्रियां बढ़ा रही है। चाहत के शदीद बुखार में मुब्तला होती जा रही है। उसे यकीन आ गया है कि मैं अब ज़िंदगी भर उससे जुदा ना हूँगा। उसने अपनी और मेरी ज़िंदगी के मुश्तरका प्रोग्राम तरतीब दे दिए हैं। आइंदा वो सिर्फ मेरे मुकाबिल काम करेगी, और उसने पुरजोर सिफारिश की है कि मैं रूई वाला की मदद करूं और उसे 5 लाख रुपया अदा कर दूं ताकि उसकी फ़िल्म मुकम्मल हो जाए। खूब खूब। खुद तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें दिल से उस्ताद मान लिया है। यह हकीकत है कि इन लोगों के जाल इतने गहरे होते हैं कि बस ऐसी टूटकर मोहब्बत करती है कि इंसान गधे की बोली बोलने लगे। किसी तौर इनकी रियाकारी पर यकीन करने को दिल ना चाहे, लेकिन यार उस्ताद, तेरा नाम लेकर अब मैं हर औरत का तैयार किया हुआ जाल तोड़ सकता हूँ। वेरी गुड। यार तमाम उदासी धुल गई। बहरहाल इसके बाद कुछ और ना पूछूंगा, क्योंकि मैं खामोश होकर मुस्कुराने लगा। क्योंकि क्या? तालूत ने चीख कर पूछा। कुछ नहीं, ज़रा शादाना का दोशाला उड़कर पहाड़ियों की तरफ निकल गया था। बदमाशी है, कोई शराफत की बात नहीं है। तालूत ने भिन्नाते हुए कहा। पूरी बात तो सुन लो। तुम लोगों को देखकर मैं फ़ौरन वापस चल दिया था। कसम खाते हो? हाँ यार, तुम खुद गौर करो। उस भयानक माहौल में मैं कैसे जिंदा रह सकता था? चुनाचे सरपट दौड़ लगा दी। तालूत चींप रहा था। यार, बहुत उस्ताद औरत थी। नुकसान में ही रही। तुम्हारा क्या ले लिया? अगर इजाज़त दो तो थोड़े दिन तफरीह जारी रखूं, लेकिन उस्ताद की इजाज़त से। अगर उस्ताद इनकार कर दें तो अभी वापसी के लिए तैयार हूँ। ऐश करो बच्चू, राम भली करेगा, मैंने हाथ उठाते हुए कहा, और तालूत मेरे बिस्तर में ही आ घुसा। क्या ख्याल है? हमें इसी माहौल के बारे में जानना है। इसकी बजाय कि हम फिल्म इंडस्ट्री में अजनबी होते, क्यों ना इन लोगों के साथ ही फिल्म लाइन तक चला जाए? हमारी हैसियत भी होगी।
बाकी रहा दौलत का सवाल, तो ये सवाल ही क्या है, क्या ख्याल है? ठीक है, 10-20 लाख तो हर वक्त तुम्हारे पास पड़े रहते हैं। सुबह को 5 लाख रुपए अदा कर दो। उस्ताद आजम जिंदाबाद। तालूत ने नारा लगाकर मुझे भींच लिया। वह बहुत खुश मालूम होता था। दूसरी सुबह शूटिंग की तैयारियों की बजाय हमारे लिए नाश्ते की तैयारियां हो रही थीं। हम दोनों ने लिबास वगैरह तब्दील किया और फिर बाहर निकल आए। तालूत ने रासिम से रकम तलब कर ली थी और उस वक्त हम दोनों की जेबें नोटों की गड्डियों से पुर थीं। सेठ रूई वाला, अब्दुल भाई, रोशीला और दूसरे लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया था। रोशीला की नानी उसके खेमे में ही थी और यूं भी रोशीला तो इश्क करने की माहिर थी, इसलिए वह सबके सामने भी तालूत से इजहार इश्क करने से बाज नहीं आ रही थी। लेकिन तालूत संजीदा था। नाश्ता बहुत पुरतकल्लुफ था। इस दौरान अब्दुल भाई और रूई वाला लतीफ़े सुनाते रहे थे। वो खुद को बहुत ज़्यादा शाइस्ता और बाइखलाक जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अब्दुल भाई ने गुफ्तगू की इब्तदा कर दी। खुदा कसम, आप लोगों की आमद से हमको बहुत खुशी हुआ है, और अगर आप लोग सेठ रूई वाला का पार्टनर बन गया तो बस मज़ा ही आ जाएगा। ओह माँ कसम, ऐसा फिल्म बनाएगा कि बस पब्लिक पागल हो जाए। रूई वाला ने टुकड़ा लगाया। क्या फ़ैसला किया तुमने डियर? रोशीला ने तालूत के बाजू पर हाथ रखते हुए पूछा। किस बारे में? क्या तुम रूई वाला के पार्टनर बनने को तैयार हो? अरे 5 लाख की बात ही क्या है, उसके बारे में सिर्फ सेक्रेटरी से मालूमात करना थी। सेक्रेटरी ने मंजूरी दे दी। बस ठीक है, तालूत ने लापरवाही से कहा। मंजूरी दे दिया? सेठ उछल पड़ा। सेक्रेटरी रकम दे दो, तालूत ने कहा और मैंने जेब से गड्डियां निकालना शुरू कर दी। नोट देखकर सबके चेहरे जर्द हो गए थे। अब्दुल भाई की तो सांस की आमदोरफ्त ही बंद हो गई थी। रोशीला के चेहरे पर ऐसे आसार नजर आ रहे थे जैसे वो पुराने कब्ज में मुब्तला हो। सेठ रूई वाला की गर्दन टेढ़ी हो गई थी। नोटों की हर गड्डी के साथ उसकी गर्दन हिल रही थी। बड़ा सकूत छाया हुआ था। गिन लो रूई वाला, पूरे 5 लाख हैं। फूं। रूई वाला ने रुकी हुई सांस एकदम छोड़ी और उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकल गई। गिनने की क्या जरूरत है माई बाप, ठीक होंगे। अभी सेक्रेटरी को बोलता हूँ रसीद बनाए, एग्रीमेंट तैयार करे। अब फिल्म बनेगा एकदम फर्स्ट क्लास वाला। आप देखो राना साहब, माँ कसम, हो रसीद या एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है रूई वाला। पैसे संभालो, अपना काम करो और जितनी ज़रूरत हो ले लेना, तालूत ने कहा। डार्लिंग। रोशीला को बुखार चढ़ाया। वो तालूत से चिमट गई। हवास कायम रखिए मिस रोशीला, आपको क्या हो गया है? तालूत ने पुरवकार अंदाज में कहा और रोशीला उसके खुश्क अंदाज पर संभल गई। मुझे तालूत की ये बात बहुत पसंद आई थी और दूसरे लोगों पर भी उसका बेहतर असर पड़ा था। रोशीला झींप गई थी। आज शूटिंग हो रही है सेठ? तालूत ने पूछा। हो जी, जैसे आपका हुक्म। आप बेतकल्लुफ़ी से अपना काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और हाँ, यहाँ आपका स्टाफ कितना है? मेरा मतलब है कुल कितने अफराद यहाँ आए हुए हैं? जी, तकरीबन 40 अफराद हैं। 8 लड़कियाँ, बाकी मर्द। लड़कियों का क्या काम है? हमने एक आउटडोर कोर्स शूट किया है, अब लड़कियों का कोई काम नहीं है, सेठ साहब ने जवाब दिया। ठीक है, आप शूटिंग का इंतज़ाम करें, हम भी देखेंगे, तालूत ने कहा और सेठ साहब ने अब्दुल भाई को हुक्म दिया। अब्दुल भाई दूसरों को हुक्म देने लगे और ज़रा सी देर में शूटिंग की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। कल ही का सीन फिल्माया जाने वाला था। मैंने बाबू खान को देखा। चेहरे से ही विलन मालूम होता था। बाबू खान ने लिबास पहन लिया था। अलबत्ता मिस रोशीला भी तैयार नहीं हुई थी। तब बाबू खान ने सेठ के करीब आकर कुछ कहा। वो बहुत संजीदगी से कुछ कह रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। अरे बाबा, इस टाइम क्या लफड़ा है? वापस चलकर बात हो जाएगा। नहीं सेठ, बात अभी होगा। मैं सफ़े अव्वल का आर्टिस्ट हूँ। एक एक्स्ट्रा लड़की की ये मजाल के वो मेरे मुंह आए। ए बाबू खां, क्या बोलता है यार? तुमने ही तो उसे रखवाया था। तो मैं ही बोलता हूँ सेठ कि उसकी छुट्टी कर दो आज इसी वक्त। मैं इसके बाद ही शूटिंग पर जाऊँगा। अरे यार, तुम लोग बहुत परेशान करता है। जाओ बाबा, तुम खुद उसको बोल दो। मेरे को उसका चटनी बनाने को नहीं मांगता। जाओ बोल दो बाबा। ये बात तुम ही उसको बोलोगे सेठ, अभी और इसी वक्त, वरना शॉर्ट फिल्म बंद नहीं होगा। ए रसीद, इधर आओ बाबा, सेठ ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। जी सेठ। एक आदमी उसके करीब पहुंच गया। ए जाओ, नूरी को बुला लो। बोलो सेठ बुलाता है, रूई वाला ने कहा और मुलाजिम दौड़ गया। तब मैंने दिन की रोशनी में नूरी को देखा। हुस्ने मजलूम, सादगी का पैकर, जर्द चेहरा लिए कांपता हुआ आ रहा था। पतले पतले नक्शो निगार, मासूम सी शक्ल, जिसे अपने ज़मीर के खिलाफ मुस्कुराना भी पड़ता होगा। रक्स करके छिछोरियाँ दाएं भी दिखानी पड़ती होंगी।
दुबला पतला जिस्म सादा से कपड़ों में रशीद के साथ आ रही थी। अरे तेरे को क्या हुआ लड़की, अपना बाबू खान तेरे को नाराज होता? उसको खुश नहीं रखेगा तो खाएगा क्या? अपन तेरे को डिसमिस करता है बाबा, अभी और इसी वक्त डिसमिस करता है। वापस चलकर अपना हिसाब कर लेना। क्यों बाबू खान, अब तो खुश? थैंक यू सेठ। बाबू खान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बाबू खान ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। नूरी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका। वो अपनी जगह खड़ी कांप रही थी। तब मैं एकदम आगे बढ़ा और उन लोगों के करीब पहुंच गया। ये लड़की कौन है सेठ? मैंने पूछा। नूरी है सेक्रेटरी साहब, एक्स्ट्रा लड़की है। क्या ये तुम्हारी मुलाजिम है? थी। अभी मैंने बाबू खान की शिकायत पर इसे निकाल दिया है। ये लोग आर्टिस्ट को खुश नहीं रखेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? ये नहीं सोचता बाबा। नूरी इधर आओ, मैंने उसे पुकारा और उसने लरसती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला रही थीं। इधर आओ। मैं खुद उसके करीब पहुंच गया और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त मिस रोशीला तैयार होकर आ गईं और चलने का शोर मच गया। कैमरामैन और दूसरे लोग गाड़ियों पर चढ़ गए। सेठ ने एक गाड़ी हमारे लिए मखसूस कर दी थी, लेकिन रोशीला की फरमाइश पर तालूत को उसके साथ ही जीप में सवार होना पड़ा था। मैं आ रहा हूँ राना साहब, ज़रा नूरी से बात कर लूँ। आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तालूत ने कहा और मैं नूरी का हाथ पकड़कर जीप की तरफ बढ़ गया। बैठो नूरी, हम शूटिंग देखने चलेंगे। आप उसने कपकपाती आवाज़ में कहा। मैं तुमसे बात करूँगा नूरी, बैठो तो सही, मैंने कहा और वह जीप में बैठ गई। मैं भी स्टीयरिंग पर बैठा और जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं सुस्त रवि से चल रहा था। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है नूरी कि अगर एक दर बंद होता है तो 70 दर खुल जाते हैं? नूरी की डुबडुबाई आंखों में हैरत के नकुश उभर आए। मैं ज़रा जज्बाती सा आदमी हूँ नूरी, मैं तुझसे फ़रेब की गुफ्तगू नहीं करूँगा। कल रात मैंने बाबू खान के खेमे से गुजरते हुए तेरी और बाबू खान की गुफ्तगू सुन ली थी। मैं तेरी अजमत का एहतराम करता हूँ, मैं दिल से तेरी इज्जत करता हूँ। सुन नूरी, कुदरत ने तुझे दौलत से नहीं नवाजा, लेकिन खुदा अपने ख़ास बंदों को कुछ ख़ास सिफ्तें देता है। उसने तुझे ज़मीर की दौलत से मालामाल किया है। तूने शदीद तरीन मुसीबत में भी अपने ज़मीर को दागदार नहीं होने दिया। ठीक है, दुनिया की निगाह सीने के अंदर नहीं जाती, लेकिन दिल की दौलत चेहरे से झलकती है। तेरा शुमार दुनिया की अजीम औरतों में है। मैं तेरी अजमत को सलाम करता हूँ सेठ साहब। मैं एक गरीब और बेसहारा लड़की हूँ, मैं एक मजलूम लड़की हूँ सेठ साहब। मैं वो ज़ारू की तरह रो पड़ी और मैंने जीप की रफ्तार और सुस्त कर दी। सेठ मैं नहीं हूँ नूरी, मुझे गाली मत दे, मैंने तुझे गाली नहीं दी है। सेठ वो है जो हवस के हाथों में खेल रहा है, जिसने एक बदफितरत इंसान के कहने से तेरी रोज़ी छीन ली, सिर्फ इसलिए कि वो इस फिल्म का एक अहम किरदार है। लेकिन तू फिक्र मत कर नूरी, सज़ा बाबू खान को मिलेगी और तू अभी देख लेगी। तूने कहा कि तू गरीब है, बेसहारा है। क्या भाइयों की मौजूदगी में बहनें बेसहारा होती हैं? क्या तू अपने भाई को मुर्दा समझ चुकी है? भाई? नूरी दर्द भरे लहजे में बोली। मेरा कोई भाई नहीं है सेठ साहब, काश मेरा एक ही भाई होता। अगर ऐसा होता तो वो अपनी बहन को बगैरती से ना नाचने देता, फिर नूरी इस कदर बेसहारा ना होती। मेरा भाई बाबू खान जैसे कमीने इंसान का मुंह तोड़ देता, उसकी आंखें फोड़ देता। मेरा कोई भाई नहीं है सेठ साहब। काश मैं तेरा भाई बनने के काबिल होता, काश मैं तेरी जुबान से भैया का लफ्ज़ सुन सकता। नूरी, मैंने जज्बाती अंदाज में कहा। मेरी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े थे। आप जानते हैं मैं खुद भी एक मजलूम इंसान हूँ, मैं खुद भी दुनिया की मोहब्बतों से नाचना रहा हूँ। तालूत की मौजूदगी ने मेरी शख्सियत बदल दी थी, लेकिन मेरी फितरत कौन बदल सकता था? लेकिन मेरे अल्फाज से नूरी को सकता हो गया था। वह फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। फिर उसने पागलों के से अंदाज में कहा, नहीं नहीं, इतना बड़ा दावा ना करो सेठ। बाबू खान से मेरे अब्बा ने कहा था। बाबू खान मेरे बेटे? मेरा कोई बेटा नहीं है। भाई बहनों के मुहाफिज होते हैं मेरे बच्चे। मजबूरी मेरी नूरी को बाजार में भेज रही है। खुदा के बाद तू ही इसका मुहाफिज है। और बाबू खान ने कहा था, तुम फिक्र मत करो अब्बा, तुम्हारी नूरी को कोई बुरी आंख से नहीं देख सकेगा। और ऐसा ही हुआ। बाबू खान ने मेरी हिफाजत की, उसने अपना कौल निभाया। कोई मेरी तरफ बुरी आंख से ना देख सका, लेकिन खुद बाबू खान ने अपने लिए वादा नहीं किया था। मैं खामोश रहा। सितम रसीदा लड़की को किसी बात का फौरी यकीन दिलाना मुश्किल था। अब सिर्फ अमल की ज़रूरत थी और मैंने तहैया कर लिया था कि अब उससे खुद पर यकीन करने की दरख्वास्त नहीं करूँगा, तावक्त ये कि वह खुद मुझे भैया ना कहे। चुनाचे मैंने अपनी जीप की रफ्तार तेज़ कर दी और थोड़ी देर के बाद हम उस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ बाबू खान कल के सीन को दोहराने के लिए तैयार था। उसे रोशीला को अगवा करना था। रोशीला ने भी तालूत का पीछा छोड़ दिया था।
तालूत उस जीप से उतरकर मेरी जीप में आ गया। ये नूरी है? उसने पूछा। हाँ, ये नूरी है, मैंने सर्द लहजे में कहा। क्या सेठ ने इसे नौकरी से जवाब दे दिया? हाँ। खूब। फिर अब तुमने इससे इसका इरादा मालूम किया? लेकिन इसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब हम सेठ से इसे रख लेने की सिफारिश नहीं करेंगे। इसकी ज़रूरत भी क्या है, हमें खुद भी तो अपना दफ्तर कायम करना है। नूरी, तुम्हारी तालीम क्या है? 9वीं क्लास पास हूँ सेठ साहब, नूरी ने जवाब दिया। सेठ साहब? तालूत ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ राना साहब। नूरी, हमें सेठ के अलावा कोई दर्जा देने को तैयार नहीं है। बहरहाल यही सही, हम इसे इसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं करेंगे। ओह, बहरहाल नूरी, क्या तुम मेरे पास काम करना मंजूर करोगी? सुनो, हमें अपना दफ्तर कायम करना है, तुम उसकी देखभाल करोगी। मेरा ख्याल है तुम इस काम के लिए मौजू हो। दुआ दूंगी सेठ साहब, पूरी मेहनत से काम करूंगी। नूरी ने शुक्रगुजार निगाहों से हमें देखते हुए कहा। बस ठीक है, आज से तुम हमारी साथी बन गई, फिक्र मत करो। तुम्हें मुनासिब तनख्वाह मिलेगी। दफ्तर का काम जब से शुरू हो, तुम्हारी तनख्वाह वगैरह आज से ही शुरू हो गई है। नूरी की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। मुझे उस मजलूम लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। बाबू खान के बारे में क्या ख्याल है? तालूत ने पूछा। उसकी सज़ा लाजमी है, मैंने जवाब दिया। ओके, तालूत ने गर्दन हिलाई। फिर नूरी की तरफ देखकर बोला। उसने तुम्हारी बेइज्जती की थी नूरी, किसकी मजाल है जो हमारे किसी साथी की बेइज्जती कर जाए। बस तमाशा देखो। लेकिन हमारी पहली हदायत है कि हमारी तमाम बातें राज में रहेंगी। मैं इस हदायत को याद रखूंगी सेठ साहब। दूसरी हदायत यह है कि तुम हम दोनों में से किसी को सेठ ना कहो। ये गोलर भाई हैं और मैं राना अजीजुद्दीन। तुम मुझे राना और इन्हें गोलर कहोगी। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। गोलर भाई? मैंने दांत पीस कर कहा। हाँ हाँ, सूरत हाल चूंकि संगीन है, इसलिए गोलर भाई ही सही। तालूत हंसते हुए बोला। मैंने खुद ही अपनी मिट्टी पलीद की थी, इसलिए खामोश रहने के अलावा और क्या कर सकता था। वैसे तालूत का ख्याल था कि शायद लड़की मुझे पसंद आ गई है, लेकिन अब उसे सूरत हाल का सही अंदाज़ा हो गया था। दूसरी तरफ बाबू खान घोड़े पर सवार हो गया था। कैमरा तैयार था। क्लैपर बॉय क्लैप दे रहा था और फिर कैमरा स्टार्ट हो गया। बाबू खान ने घोड़े को दौड़ाया, लेकिन ना जाने किस तरह घोड़ा ना दौड़ सका। उसकी दुम खड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मजबूती से उसकी दुम पकड़ रखी हो। बाबू खान ने उसे 2-3 हाथ मारे। घोड़ा बदहवास हो गया था। कट कट, अब्दुल भाई चीखा। ए बाबू खान, क्या करता पड़ा है? घोड़ा दौड़ाओ। नहीं दौड़ रहा अब्दुल भाई, साला अड़ी कर रहा है। अरे तुम्हारे बाप ने भी कभी घोड़ा दौड़ाया है? साला फिल्म खराब करता पड़ा है। होशियारी से काम करो यार, काय को हमारा कबाड़ा करता पड़ा है। रूई वाला ने गुस्सीले अंदाज में कहा। इस बार ठीक होगा सेठ, बाबू खान ने कहा और घोड़े को 2-3 चक्कर दिए। घोड़ा फार्म में आ गया था और फिर उसे मुनासिब और मुंतखिब जगह खड़ा कर दिया गया। क्लैप दिया गया और कैमरा स्टार्ट हो गया। बाबू खान ने घोड़े को एड़ लगाई और इस बार घोड़ा बुरी तरह उछल कर भागा। बाबू खान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि घोड़ा इस तरह बिदक जाएगा। वो घोड़े को काबू करने की कोशिश करने लगा। घोड़ा सीधा रोशीला की तरफ लपका था, लेकिन रोशीला समझ गई थी कि वो बाबू खान के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए वो चीख कर एक तरफ भाग उठी और घोड़ा उछलता कूदता आगे बढ़ गया। वो दोनों पांव पर खड़ा हो गया और बाबू खान उसकी पुश्त से फिसल पड़ा, लेकिन वो एकदम खड़ा हो गया था और सेठ रूई वाला बुरी तरह दांत पीस रहा था। इसमें मेरा क्या कसूर है सेठ? घोड़ा अड़ी कर रहा है, बाबू खान ने बेचारगी से कहा। काय को बॉम्ब मारता है यार, तेरे को घोड़े का सवारी नहीं आता? माँ कसम, हमारा मगज खराब था जो हमने तेरे को कास्ट किया, रूई वाला ने कहा। ए बाबू खान, क्या करता है यार, तू तो बिल्कुल अनाड़ी हो गया, अब्दुल भाई ने कहा। गर्ज चारों तरफ से बाबू खान पर मुलामत होने लगी। फिर बाबू खान की दरख्वास्त पर घोड़ा बदल दिया गया। हमारे तनमंद घोड़ों के बारे में कुछ कहने की वो हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। खुद बाबू खान उन घोड़ों पर सवार होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दूसरे घोड़े को काफी देर तक दौड़ाकर चेक कर लिया गया, ये बिल्कुल फॉर्म में था। एक बार फिर बाबू खान ने हिम्मत की और घोड़े पर सवार हो गया। आखिरी चेकिंग के बाद घोड़े को फिर दौड़ाया गया, लेकिन जो ही बाबू खान ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा अलिफ हो गया। बाबू खान इस बार बुरी तरह गिरा था। ओ बाबू खां, ओ बाबू खां। अरे गधे की औलाद, तू ये सार्ट नहीं करा सकता, तेरे बस का नहीं है। अब्दुल भाई, यार क्या सिखरी होता पड़ा है। बाबू खां, तुमको कास्ट किया था सेठ, मेरा मर्जी नहीं था। अरे तो मारे को क्या मालूम था यार कि ये साला हिजड़े की औलाद है। अपुन अब क्या करेगा सेठ? अब्दुल ने परेशानी से कहा। सीन चेंज करना पड़ेगा। अरे मगर काफ़ी ख़राब हो जाएगा, अब्दुल भाई ने कहा। वो लोग बकवास कर रहे थे। तब तालूत ने नूरी के कान में कहा, अगर ये तुमसे मुआफ़ी मांग ले तो सीन हो सकता है।
नूरी ने हैरत से उसे देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। तब तालूत ने कहा, इजाज़त दो आरिफ, तो मैं ये सीन फिल्मा दूं। हाँ, उस बाबू खान को इस फिल्म से निकलना चाहिए, अभी लो, तालूत ने कहा और आगे बढ़ गया। कैसे घटिया आदमी से काम ले रहे हो सेठ, ये कैसे चल सकेगा, इस तरह तो फिल्म खराब हो जाएगी। मैं भी ऐसा ही बोलता राना साहब। ए अब्दुल भाई, इस साले बाबू खां का एग्रीमेंट कैंसिल करो यार, ये अपने पास नहीं चलेगा। निकालो इसे यार, अभी इसका थोड़ा काम हुआ है, अगर ज्यादा होता तो हम फंस जाता। ऐसी बात नहीं है सेठ साहब, तुम्हारे घोड़े ही खराब हैं, बाबू खान ने कहा। मेरा घोड़ा ले लो बाबू खान, तालूत बोला। वो बहुत ऊंचा है, बाबू खान ने घबरा कर कहा। आए हाय, एक ऊंचा है एक नीचा है। अबे मैं बोलता, तुम्हारा खुद ऊंचा नीचा है। नहीं चलेगा बाबू खां, तुम इस फिल्म में नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए हम अपना फिल्म को डब्बे में नहीं बंद करेगा। अब्दुल भाई, मैं बोला तुम इसका एग्रीमेंट कैंसिल करो। ठीक है सेठ, मगर इस सीन का क्या होगा, बड़ा नुकसान होएगा। उसे बर्दाश्त करेगा भाई, फिर क्या बोले। सेठ ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। मैं ये शॉट दे सकता हूं सेठ, तालूत ने कहा। आप देंगे राना साहब। सेठ का मुंह हैरत से खुल गया। बाई गॉड, ऐसा हो जाए तो फिल्म एकदम आसमान पर उड़ जाएगा। अब्दुल भाई जोश से बोला, ठीक है तैयारी करो, मेरा चेहरा कैमरे के सामने मत लाना, तालूत ने कहा। और इस बार नए जोशो खरोश से कैमरा तैयार होने लगा। फिर तालूत ने बाबू खान का उतारा हुआ लिबास पहना, जो उसके जिस्म पर काफी हद तक ठीक था। रोशीला भी खुश हो गई थी। तालूत का बुलंदो बाला घोड़ा लाया गया और तालूत बड़ी शान से उस पर सवार हो गया। क्लैप दिया गया। अब्दुल भाई ने तालूत को हदायत दी और फिर कैमरा चल पड़ा। तालूत ने घोड़ा दौड़ाया, बिलाशुबा वो बेहद शानदार लग रहा था। कैमरा सिर्फ घोड़े और उसके जिस्म को एक्सपोज कर रहा था। दूसरे लम्हे वो झुका और उसने रोशीला की कमर में हाथ डालकर उसे उठा लिया। कई गज दूर जाने के बाद उसने रोशीला को घोड़े पर बिठाया था। चारों तरफ से तालियां बज उठी। एक तो सीन बहुत उम्दा हुआ था, ऊपर से राना साहब की हैसियत। चारों तरफ से वाह वाह हो रही थी। सिर्फ बाबू खान था जो खूब जलील हुआ था। सीन हो गया था, इसलिए वहां से वापसी हो गई और फिर फौरी तौर पर रवानगी की तैयारियां होने लगीं। नूरी बदस्तूर हमारे साथ थी। बाबू खान या सेठ ने उसे कुछ नहीं कहा था। बाबू खान की पोजीशन तो खराब हो ही चुकी थी, अब वो क्या बोलता। खुद उसकी हैसियत खतरे में थी। दूसरी बात यह कि सेठ और दूसरे लोगों ने महसूस कर लिया था कि नूरी को हमने खास तौर पर लिफ्ट दी है, इसलिए अब वो नूरी की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता था। अलबत्ता नूरी बिल्कुल खामोश थी। वो हम लोगों में अपनी सही हैसियत जानना चाहती थी। इस इलाके की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए सेठ ने हमसे वापसी के बारे में मशवरा किया। ठीक है, हम तो सैर को निकले हैं, तुम्हारे साथ ही चलेंगे सेठ। माँ कसम, मेरे को बहुत खुशी होगा राना साहब, सेठ ने कहा। राना साहब का ख्याल है सेठ कि खुद अपनी फिल्म कंपनी कायम की जाए, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। बहुत अच्छी बात है, हम हेल्प करूंगा, रूई वाला ने कहा। और फिर वापसी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं और हम फिल्म मरकज की तरफ चल पड़े। सफ़र तवील था लेकिन दिलचस्प रहा। बाबू खान को अभी तक किसी ने मुंह नहीं लगाया था। वो दिल ही दिल में कलिस रहा था लेकिन मजबूर था। बिलाखिर दिन और रात का तवील सफ़र करके हम लोग फिल्म मरकज पहुंच गए। इससे कबल भी एक बार इस शहर में आने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन इस वक्त हैसियत कुछ और थी और आज इस शहर में दाखिला बड़े करोफर से हुआ था। सेठ रूई वाला ने हमें अपनी शानदार कोठी में ठहराया और पूरी तरह हमारी खातर मदारत में मसरूफ़ हो गया। नूरी अभी तक हमारे साथ थी। हमारे लिए किसी उम्दा सी कोठी का बंदोबस्त कर दो सेठ, अभी हम कुछ दिन यहाँ क्याम करेंगे। मेरी कई कोठियाँ हैं राना साहब, जो आप पसंद करें हम उसमें भेज देंगे, लेकिन हम कोठी खरीदना चाहते हैं। आप इनमें से कोई फ़रोख्त करना चाहें तो हमें दे दें। जैसे आपका हुक्म राना साहब, सेठ ने कहा। आज आप हमारा मेहमान बने, कल हम आपको कोठी दिखा देंगे। और हमने मंजूर कर लिया। नूरी खामोश बैठी रही। फिर सेठ हमसे इजाज़त लेकर चला गया। तब तालूत नूरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ तो नूरी खानम, अब आप बताइए आपका क्या हुक्म है। मैं क्या हुक्म दे सकती हूँ राना साहब, शुक्र है तुमने सेठ से राना तो कहा, तालूत मुस्कुराते हुए बोला। वैसे जब तुमने इतनी लिफ्ट दी है तो हमारी हिम्मत कुछ और बढ़ गई है। क्या हम एक फरमाइश कर सकते हैं? हुक्म दे राना साहब। तब फिर आज रात का खाना तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाएंगे, तालूत ने कहा। और नूरी चौंक पड़ी। वो हमारी तरफ देखती रही। फिर एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। मैं हाजिर हूँ राना साहब। आप नूरी की हैसियत के बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला हैं। आप चूंकि फिल्म लाइन से वाकिफ नहीं हैं, एक्स्ट्रा लड़की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे घटिया सिनफ होती है। बहरहाल मैं हाजिर हूँ, आपको मेरी हकीकत भी मालूम हो जाएगी। तब आप अपने फैसले, अपनी हमदर्दी पर नज़रसानी करें। हाँ ये ठीक है, तालूत ने कहा।
तब मुझे इजाज़त दे ताकि मैं जाकर कुछ तैयारियां कर लूं। जाओ नूरी, तालूत ने कहा और नूरी ने उठकर मेरी तरफ देखा। आप मुझसे नाराज हैं सेक्रेटरी साहब? हाँ, मैंने मुंह फुलाकर जवाब दिया। काश मैं आपको खुश कर सकती, उसने धीमी आवाज में कहा और सर झुकाए बाहर निकल गई। मैं और तालूत एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, लेकिन उसी वक्त हमें बाहर से सेठ की आवाज़ सुनाई दी। ए नूरी, तुम किधर जाता पड़ा? घर जा रही हूँ सेठ साहब, नूरी की आवाज़ उभरी। सेठ लोग ने छोड़ दिया? हाँ। मैं तो समझा कि वो लोग ने तुमको पसंद कर लिया। कोशिश करो नूरी कि इन लोगों को फांस लो, तुम्हारा मुकद्दर खुल जाएगा। कोशिश करूंगी सेठ साहब, एक दरख्वास्त है। दरखास्त वरखास्त इस वक्त नहीं चलेगा बाबा, कल तुम दफ्तर से अपना हिसाब ले लेना। हम तो खुश है हमारा जान छूटा, वरना एक्स्ट्रा लोग कौन मुलाजिम रखता है। काम करो पैसा लो। साला बाबू खान तुम्हारे सिफारिश बोला, अब वो मना करता। ठीक है, मुझे 10 रुपए दे दें सेठ साहब, कल हिसाब में काट लें। अरे दमड़ी नहीं है बाबा, तुम लोगों का तो आदत खराब होता है। लो ये 2 रुपए रख लो, बाकी कल हिसाब कर लेना। शुक्रिया सेठ साहब, नूरी की आवाज़ सुनाई दी और फिर कदमों की चाप वो आगे बढ़ गई थी। सेठ हमारे कमरे में दाखिल हो गया। चाय माई तैयार है राना साहब, हमें खिदमत का मौका दो, आओ। और हम उठ खड़े हुए। चाय के दौरान तालूत ने सेठ साहब से रोशीला के बारे में पूछा। ओह, मिस रोशीला तो चला गया। जाते वक्त वो हमसे बोला था सेठ साहब, राना साहब का ख्याल रखना, हम टेलीफोन करेंगे। पन अभी उनका फोन नहीं मिला। और ये नूरी कहाँ रहती है सेठ साहब? अरे वो एक्स्ट्रा है बाबा, ये एक्स्ट्रा लोग एकदम फड्डेबाज होता पड़ा। इन लोगों को ज्यादा मुंह मत लगाओ, हम तुम्हारे को मशवरा बोलता। हाँ, वो कहाँ रहती है रूई वाला? तालूत ने कहा। अरे मारे को नहीं मालूम, अब्दुल भाई जानता पड़ा। अब्दुल भाई कहाँ है? वो भी चला गया। आप बोलेगा तो हम उसे फोन करके बुला लेंगे, आप हमारा मशवरा मानो। मैंने आपके बहुत से मशवरे मान लिए हैं सेठ साहब, रुपए पैसे की परवाह ना करें, 2-4 करोड़ भी लगाने पड़े तो हम लगा देंगे। आप अपना फिल्म तैयार करें और हमें मशवरे देते रहें। गुलाम हूँ जी, सेठ साहब खुशी से हाथ मलते हुए बोले। अब्दुल भाई को टेलीफोन करके बुला दें। अच्छा जी, चाय के बाद बुलावेंगा। और चाय के बाद अब्दुल भाई को फ़ोन करके बुलाया गया। हम उसे लेकर एक कमरे में आ गए थे। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब्दुल भाई बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से हमें देख रहा था। अब्दुल भाई, आप तो फिल्म लाइन से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। पूरी उम्र गुजरी है साहब, बहुत सी हिट फिल्में बनाई हैं। ये सेठ किस किस्म का आदमी है? तालूत ने पूछा और अब्दुल भाई सर खुजाने लगा। फिर कनखियों से हमें देखते हुए बोला, बुरा आदमी नहीं है जी, बस जरा लालची है, पैसे पर जान देता है। आप उससे लिखत पढ़त जरूर कर लो, ये दोस्ताना मशवरा है, वरना लफड़ा भी हो सकता है। मेरी मानो राना साहेब, आप तो अपना फिल्म कंपनी अलग बनाओ। अब्दुल भाई का जान हाजिर है, नाम पैदा कर दूंगा खुदा कसम। तुम वाकई अच्छे आदमी मालूम होते हो अब्दुल भाई, हम तुम्हारा मशवरा मानेंगे। सबसे पहले हमें कोठी का बंदोबस्त करना है, फिर एक उम्दा सा ऑफिस बनाना है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? क्या नहीं कर सकता तुम्हारा अब्दुल भाई राना साहब, खुदा कसम ऐसा ऑफिस ऐसा कोठी दिलाएंगा, खल्लास हो जाएगा। हमारा कहीं जाने वाला ब्रोकर है, हम कल ही उनसे बात करके आपके वास्ते दोनों चीज़ें तलाश कराएंगा। ठीक है अब्दुल भाई, तुम ये 10,000 रुपये रख लो और हमारे लिए काम करो। ऐसा करते हैं कि अपनी तरफ से हम तुम्हें मैनेजर मुकर्रर कर देंगे, तुम ही हमारे काम करो। तालूत ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर अब्दुल भाई को देते हुए कहा और अब्दुल भाई के हाथ कांपने लगे। बहरहाल उन्होंने गड्डी जेब में रख ली। ये नूरी कहाँ रहती है अब्दुल भाई? बिलाखिर तालूत मतलब की बात पर आ गया। नूरी जी? नूरी वो एक्स्ट्रा? हाँ वो एक्स्ट्रा सापुर कॉलोनी के एक मकान में रहती है। तुम वो मकान जानते हो? हाँ जी, हम अक्सर उधर जाता पड़ा। उसे बाबू खान लाया था, विलन बनने से पहले वो एक्स्ट्रा सप्लायर था। ठीक है अब्दुल भाई, अब चूंकि तुम हमारे मैनेजर भी बन गए हो, इसलिए हम तुमसे काम भी ले सकते हैं। शाम को हमें शाहपुर कॉलोनी में नूरी के मकान पर पहुंचा देना, जैसा आप बोलेंगे सेठ। अब्दुल भाई ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर आंख दबाकर बोला, पन अगर आप हमें बोलेंगे सेठ तो एक से एक फर्स्ट क्लास छोरी इधर आकर नाक रगड़ेगा। नूरी का क्या बात है, हमें नूरी पसंद है, बस अब तुम जा सकते हो। शाम को 6 बजे हम पहुंच जाएंगे, अब्दुल भाई ने कहा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद तालूत ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए बोला, बिलाशुबा ये को उम्दा अजायब घर है, जहाँ बड़ी बड़ी नादिरे रोजगार चीज़ें मौजूद हैं। सेठ रुई वाला, जिनकी कई कोठियाँ हैं, लेकिन वो अपनी फिल्म नहीं मुकम्मल कर सकता। अब्दुल भाई फिल्म डायरेक्टर, लेकिन वो लड़कियां तक सप्लाई कर सकता है। बाबू खान विलन, मिस रोशीला और उनकी नानी, ये तो नमूना है तालूत। यहाँ तुम्हें बड़े बड़े अजूबे मिलेंगे। अभी ज़रा ऑफिस कायम हो जाने दो, फिर देखो।
दिलचस्प माहौल है, मुझे यकीन है यहाँ बहुत उम्दा वक्त गुजरेगा। यकीनन। फिलहाल मिस रोसीला के बारे में क्या ख्याल है? वो हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गई है, लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं है। वक्ती तौर पर मुतासिर हो गया था। खूब, तुम्हारी ये बात पसंद आई। वैसे इस लाइन में नूरी जैसी लड़कियां भी मौजूद हैं। मैं उस लड़की के बारे में बहुत संजीदगी से सोच रहा हूँ, मैंने कहा। नूरी जैसी लड़की के लिए जान भी हाजिर है मेरे दोस्त। हमारी दिलचस्प तफरीहात में अगर कुछ लोगों की परेशानियां दूर हो जाएं तो क्या हर्ज है। बिलाशुबा ये दौर मेरी ज़िंदगी का यादगार दौर है। मैं तुम्हारी इस दुनिया से बहुत मुतासिर हूँ आरिफ। यहाँ दुख और खुशियाँ मिली जुली नजर आती हैं, लेकिन ज़िंदगी के लिए बेशुमार हंगामे मुहैया हैं। कम अज़ कम यहाँ से इंसान उकता नहीं सकता। मैं यहाँ से जाने के बारे में सोचकर ही खौफजदा हो जाता हूँ। हाँ तालूत, अगर गौर करो तो कुदरत ने इस दुनिया को यकसानियत ना बख्शकर इसमें ज़िंदगी रवां दवां कर दी है। वरना सुकूत होता, लोग मुर्दा दिल होते और फिर यहाँ ज़िंदगी गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता। यकीनन मैं मुत्तफिक हूँ। बाहर सूरत इस अजनबी दुनिया में बहुत से काम हमारी ख़ास तौर से मेरी समझ से बाहर हैं। मेरी समझ में अव्वल तो ये बात ही नहीं आई कि यहाँ इंसानी तस्वीरें मुतहर्रिक कैसे हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। तुमने इसे साइंस का नाम दिया, मैंने तस्लीम कर लिया। वैसे मामला मुश्तरक ही है। कुदरत ने हम लोगों को जो कुव्वतें दी हैं वो सिर्फ हमारी मर्जी के ताबे हैं। तुम उन्हें साइंस कहते हो। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि सेठ रुई वाला का एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। साहब जी, मिस रोसीला का फ़ोन आया है। क्या बोलती है? मैंने पूछा। राना साहब से बात करेंगा, मुलाजिम ने जवाब दिया, और मैंने मुस्कुराते हुए तालूत को इशारा किया। आओ यार, तुम भी आओ, तालूत ने शाने झटकते हुए कहा, और मैं भी हंसता हुआ उसके साथ उठ गया। रास्ते में उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, सिर्फ एक ही रात में बोर हो गए। वो इसी टाइप की औरत है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि उसने खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर मेरे इश्क और अपनी मासूमियत की कस्में खाई हैं। बहरहाल उसने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है, कुछ तो कदर करो। यार सीधी सादी बात करो तो ठीक है। रही सब कुछ की बात, तो मेरा दावा है कि वो अपना सब कुछ बहुतों के हवाले कर चुकी होगी। तालूत ने कहा और मुझे हंसी आ गई। मैं उसके साथ उस कमरे में पहुंच गया जहां फ़ोन का रिसीवर मेज़ पर रखा हुआ था। तालूत ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसने कहा। अब वो इस दुनिया के हालात बखूबी समझ गया था। हालांकि चंद घंटों के बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से कान इस आवाज़ को तरस रही हैं। ऐसा क्यों है डार्लिंग? मुझे नहीं मालूम। कितने मासूम हो तुम। तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? हाय कमबख्त, तूने पी ही नहीं। खैर तो डार्लिंग, तुमने भी मेरी गैर मौजूदगी में क्या महसूस किया? मैंने जो कुछ महसूस किया है वो अपने सेक्रेटरी को बता दिया है, आप उनसे बात कर लें। तालूत ने कहा और रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में रिसीवर पकड़ लिया। तालूत ने अचानक ये बदमाशी की थी, भला मैं क्या कह सकता था। लेकिन अचानक मेरी रगे शरारत फड़क उठी। हेलो, मैंने रिसीवर में कहा। हेलो गोलर भाई, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने मज़ाक़खेज़ अंदाज में कहा। गोलर भाई, ये आपके राना साहब किस किस्म के आदमी हैं? किस्म अव्वल जी? क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम, आपको क्या बताऊं? बहुत शर्मीले हैं। मैंने पूछा कि मेरी जुदाई में आप पर क्या गुजरी, तो कहने लगे कि मेरे सेक्रेटरी से मालूम कर लें। क्या आपको मालूम है गोलर भाई? हाँ जी, बहुत बुरी गुजरी है। कमर में दर्द है, कराह कर उठ बैठ रही हैं। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियों की शिकायत कर रही हैं। कुछ डरे डरे से हैं। मुझसे कह रहे थे कि किसी औरत का फ़ोन आए तो फ़ौरन मना कर दूं। अल्लाह, बड़े शरीर हैं आप गोलर भाई, रोशीला ने शर्माते हुए कहा। अजी, मैं तो उनकी बातें दोहरा रहा हूँ। खैर, आप उनसे कह दें कि वो दामन ना छुड़ा सकेंगे। मैंने ये चंद लम्हात की जुदाई सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की थी कि घर वापस आकर उनके शायान शान इंतज़ाम कर लूँ। ओह, तो क्या आपने इंतज़ाम कर लिया? हाँ, मैं थोड़ी देर के बाद पहुँच रही हूँ आप लोगों को लेने। आप मेरे यहाँ क्याम करेंगे, और हाँ, आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी हैं। गोया अब तक की बातें गैर ज़रूरी थीं। नहीं, वो भी ज़रूरी थीं, लेकिन ख़ास बात यह है कि आप सेठ रुई वाला के झांसे में ना आए। वो बड़ा फ्रॉडी आदमी है। मुझे तो उन 5 लाख का ही अफसोस है जो राना साहब ने अदा किए, और उनकी रसीद भी नहीं ली। ओह, लेकिन राना साहब का तो ख्याल है कि आपने भी रुई वाला की सिफारिश की थी। लेकिन उस वक्त ये ख्याल थोड़ा ही था कि राना साहब इतनी रकम साथ लिए फिरते होंगे और फौरन अदा कर देंगे। लेकिन राना साहब तो दर हकीकत बहुत बड़े आदमी निकले। इतनी बड़ी रकम उन्होंने चुटकियां बजाते अदा कर दी। बहरहाल ये बातें आप राना साहब से ही करें। आपके आने की खबर का सुनकर उनका रंग जर्द हो गया है। बरसों के मरीज मालूम होने लगे हैं।
अब आप ही आकर उन्हें संभालें। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच रही हूँ। बहुत बेहतर, मैंने कहा और रिसीवर रख दिया। तालूत झिंपे हुए अंदाज में हंस रहा था। आ रही है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फौरन निकल चलो। तालूत उठते हुए बोला। अरे अरे, वो जबरदस्ती थोड़ी करेगी, आ जाने दो, मैंने हंसते हुए कहा। बकवास मत करो यार, नूरी के यहाँ ना जा सकेंगे, अगर वो आ गई तो। मैं हो आता हूँ, तुम रुक जाओ। आरिफ, खुदा के लिए चलो, मैं वाकई उस औरत से खौफजदा हूँ। इतनी आसानी से जान ना बचा सकोगे तालूत। वैसे फिक्र मत करो, मैं किसी फुटपाथी हकीम से तुम्हारे लिए नकरई गोलियां खरीद लाऊंगा। और फिर तालूत को झिल्लाए हुए अंदाज में खड़े होते देखकर मैं खुद भी जल्दी से खड़ा हो गया। चलो, चल तो रहा हूं, मगर अब्दुल भाई, हम खुद नूरी का पता लगा लेंगे, तालूत ने कहा। दिक्कत होगी, मेरे जहन में एक और तरकीब है। क्या? जल्दी बताओ। उसे आने दो, हम उसकी निगाहों से गायब हो जाएंगे। जब अब्दुल भाई आएंगे तब तक वो चली जाएगी। ओह, तालूत मेरी आंखों में देखने लगा और फिर उसने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, ये ठीक है। वो इत्मीनान से बैठ गया। मुझे बेतहाशा हंसी आ रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि अपना इश्क तुम्हारी तरफ मुंतकिल कर दूं, तालूत ने झिल्लाए हुए अंदाज में दांत पीसते हुए कहा। बात क्या है मेरी जान, इस कदर घबराए हुए क्यों हो? यार, बड़ी भयानक औरत है, मेरे तो फरिश्तों की भी हिम्मत नहीं पड़ती। भला मैं इस हद तक जा सकता हूँ? उसने खुद ही गड़बड़ कर डाली थी और फिर मौका महल भी नहीं देखती। मेरा ख्याल है वो तुम्हारे अब्दुल भाई और रूई वाला के सामने भी इजहार इश्क के भोंडे तरीके इख्तियार करेगी। हाँ, ये तो खतरनाक बात है। अभी तो बहुत सी ऐसी मिलेंगी मेरी जान। जरा किसी फिल्म फनांसर की हैसियत से खुद को मुतारिफ तो हो जाने दो, मैंने आंख दबाते हुए कहा। तब तो जल्दी भाग जाना पड़ेगा, तालूत ने शाने हिलाते हुए कहा। काफी देर तक हम इसी किस्म की गुफ्तगू करते रहे। फिर मैंने तालूत को इशारा किया। मैंने शाहदाना का 2 शाला ओढ़ा और तालूत खुद निगाहों से रूपोश हो गया। इस अंदाज में हम दोनों बाहर निकल आए। हमने कोठी के लॉन का रुख किया था और बिल्कुल ठीक वक्त पर बाहर पहुंचे। एक खूबसूरत सी कार से रोशीला उतर रही थी। कार में बावर्दी ड्राइवर मौजूद था और रोशीला ने भी क़यामत ढाई थी। एक इंतहाई नफीस साड़ी में मलबूस थी और चेहरे पर इतना हसीन मेकअप कर रखा था कि बस देखते रहो। उम्दा है, मैंने तालूत का शाना दबाते हुए कहा। हाँ, लेकिन औरत के म्यार से गिरी हुई है, इसे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा प्यारे। म्यारी औरत इस तरफ नहीं आएगी। ये भी ठीक कहते हो, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर एकदम बोला, ओह वो देखो, सेठ साहब उसकी पजीराई को किस तरह लपक रही हैं। आओ करीब से देखें, मैंने कहा और हम दोनों आगे बढ़ गए। मिस रोशीला बड़े नाज से कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी और सेठ साहब अपनी उम्र को नज़रअंदाज करके उनकी तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन मिस रोशीला की निगाहें शायद हम दोनों को तलाश कर रही थीं। वो किसी गलत फहमी में मुब्तला थीं। हे, जहे नसीब, माँ कसम क़यामत का करब है। आफत है आफत, आओ आओ। वो दोनों कहाँ हैं सेठ साहब? राणा साहब को बोलता है, अंदर हैं। अंदर आओ, माँ कसम। राणा साहब तो शहीद हो गया, एकदम खल्लास हो गया। मैं उन्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ सेठ साहब। क्या बोलता पड़ा शीलाबाई? वो तो हमारा मेहमान है। अभी तो उससे रात के खाने पर जरा कारोबारी बात करने को मांगता। अरे तुम देखती हो शीलाबाई, राणा साहब का दौलत और हमारा मेहनत, माँ कसम थोड़े रोज के बाद हम ही हम होएगा। वो 5 लाख में से 1 लाख मेरे ड्राइवर को अदा कर दें। 1 लाख? क्या बोलता रुसीला बाई? माँ कसम 1 लाख का बात कब हुआ? हम तो 10% बोला। 20% रुई वाला, इससे कम पर बात नहीं हो सकती। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। अरे क्या करता है मिस रोसीला, अभी हमारे को हिसाब भी तो देना पड़ेगा। सेठ साहब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कैसा हिसाब देंगे। पहले ही मरहले पर गड़बड़ ना करें, अभी तो बात बहुत आगे बढ़नी है। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है, आओ, सेठ साहब ने घबराए हुए अंदाज में कहा और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। फिर वही हुआ, हमें पूरी कोठी में तलाश किया गया। एक एक मुलाजिम से पूछा गया। दोनों काफी हद तक परेशान हो गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ गए। आरिफ, तालूत ने मेरा शाना दबाते हुए कहा। गोया उन 5 लाख में 20% रोशीला का है। यकीनन, अब 20% तो होना ही चाहिए। बकौल उसके, उसने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। गोया हम इतने ही बेवकूफ़ हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। क्या मतलब? अरे तो क्या हम एक मामूली सी तिजोरी भी नहीं तोड़ सकते? क्या सेठ ने इतनी जल्दी रुपया बैंक में रखवा दिया होगा? ओह, उसका हार्ट फेल हो जाएगा तालूत। गंदा हार्ट है, फेल हो जाने दो, ये रुपया नूरी के काम आएगा, तालूत ने कहा और मैं उसकी शक्ल देखने लगा।
तालूत अपने इरादे में पुख्ता नजर आ रहा था। आओ, जब तक वो हमें तलाश कर रही हैं हम उसकी तिजोरी तलाश करें, तालूत ने कहा और हम तिजोरी की तलाश में चल पड़े। सेठ रुईवाला की तिजोरी ऐसी जगह नहीं हो सकती थी जहां आम निगाहें पहुंच जाएं, लेकिन उसकी बदकिस्मती के खोजी भी मामूली नहीं थे। तालूत जब तिजोरी की तलाश में नाकाम रहा तो उसने रासिम को आवाज दी और हुक्म का गुलाम हाजिर हो गया। रुईवाला की तिजोरी की तलाश है, तालूत ने कहा। तशरीफ लाइए, रासिम ने गर्दन झुकाकर कहा और हम उसके साथ चल पड़े। रासिम हमें एक अंदरूनी कमरे में ले गया और फिर उसने खूबसूरत मुजस्मे की आंख दबाई और मुजस्मे की पुश्त पर हल्की सी कट कट की आवाज़ के साथ ही एक चकोर खला नमूदार हो गया। दाएं आंख दबाएंगे तो तिजोरी बंद हो जाएगी, रासिम ने कहा। ठीक है, तालूत ने गर्दन झटकी और रासिम निगाहों से ओझल हो गया। तालूत ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर तिजोरी के करीब पहुंच गया। तिजोरी में बहुत से कागजात, कुछ जेवरात जिनके साथ कागज की चिट्टें बनी हुई थीं। इसके अलावा 5 लाख के नोटों की कड़ियाँ और बहुत सी चेक बुकें और पासबुकें रखी हुई थीं। जाहिर है सेठ साहब की असल दौलत तो बैंकों में होगी। ये 5 लाख अभी बैंक तक पहुंचाने की मोहलत नहीं मिली होगी, वरना ये भी बैंक में होते, मैंने कहा। जरा देखो तो सही आरिफ, इस सेठ के बच्चे ने क्या क्या धंधे शुरू कर रखे हैं, तालूत ने कहा और फिर जेवरात की एक पोटली और चिट निकालकर मेरे सामने रख दी। इसके साथ ही कागजात भी थे। मैंने कागजात देखकर एक गहरी सांस ली। क्यों, तालूत ने पूछा। रुई वाला मुकम्मल सेठ है, कम वक्त सूद पर रकम भी देता है और मजबूरों की इज्जत गिरवी रख लेता है। इन पोटलियों में ज़रूरतमंदों के जेवरात हैं जिनके इवज सेठ ने उन्हें रकम दी है। अब ये जेवरात उनके पास वापस कहाँ जाएंगे तालूत? सेठ इन्हें सूद में ही हजम कर लेगा और असल बाकी का बाकी रह जाएगा। कैसे हजम कर लेगा? हम इन्हें वापस कर देंगे, तालूत ने आंखें निकालते हुए कहा और मेरे होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। किस किस की इज्जत बचाओगे तालूत, किस किस पर एहसान करोगे? ये दुनिया तो ऐसे अलमियों से भरी पड़ी है। तुमने फिर फजूल गुफ्तगू शुरू कर दी आरिफ। हम तय कर चुके हैं कि जो भी निगाहों के सामने आ गया और हम उसके लिए कुछ कर सके करेंगे। ये सोचकर कि हम पूरी दुनिया की मदद नहीं कर सकते, उन्हें क्यों नज़रअंदाज कर दें जो हमारी निगाहों के सामने आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इस सिलसिले में क्या करोगे? क्या हमें रोज़ी कमाने की ज़रूरत है आरिफ? नहीं, ये तो नहीं है। तो फिर बस तफरी करेंगे जिस अंदाज में भी कर सके और हर उस शख्स की मदद करेंगे जो मदद का मुस्तहिक होगा। सेठ की तिजोरी साफ, ये जेवरात और कागजात उन तक पहुंच जाएंगे जिनके हैं। चुनाचे सेठ रुई वाला मुर्दाबाद। तालूत ने दोनों हाथ तिजोरी पर फैलाए और दूसरे लम्हे तिजोरी में कुछ ना था। तब तालूत ने इत्मीनान से मुजस्मे की दूसरी आंख दबाई और तिजोरी का खाना बंद हो गया। आओ देखें वो दोनों किस मरहले में हैं, उसने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा और हम दोनों तिजोरी वाले कमरे से बाहर निकल आए। बहुत से कमरों में झांकते हुए हम दोनों सेठ रुई वाला की ख्वाबगाह पर पहुंच गए। कमरे से मिस रोशीला की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा बंद नहीं था, इसलिए हम अंदर दाखिल हो गए। रोशीला और सेठ साहब एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। रोशीला के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे, लेकिन सेठ साहब कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में उसे देख रहे थे। समझ में नहीं आता आखिर वो दोनों कहाँ चले गए। किसी मुलाजिम ने भी बाहर जाते हुए नहीं देखा और फिर बगैर इतला दिए हुए रोशीला पुरख्याल अंदाज में कह रही थी, अरे मारे को खुद हैरत है, पर जहाँ कहीं भी होएगा वापस आ जाएगा। तुम काय को परेशान होता रोशीला बाई? सेठ साहब किसी कदर झुंझलाए हुए अंदाज में बोले और रोशीला चौंक कर उसे देखने लगी। तुम परेशान तो नहीं हो रुई वाला? अरे हम काय को परेशान होएगा, हमारे को क्या घाटा है? पूरे 5 लाख वसूल किया, हमारी तरफ से दोनों खड्डे में जाएं। बस तुम्हारी औकात यही है सेठ साहब, लेकिन याद रखो अगर वो हमारे हाथ में रहे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। नवाब राना अजीज़ुद्दीन खान के पास दौलत की कमी नहीं है। जो शख्स 10-20 लाख जेब में डालकर घूमे और 4-5 लाख मामूली से अंदाज में दे दे, वो मामूली नहीं हो सकता। ठीक है बाबा, पर अब उसे किधर से पैदा करे? सारा मजा किरकिरी होता पड़ा, सेठ साहब ने बेजारी से कहा। मज़ा? रोशीला ने उसे गहरी निगाहों से देखा। अरे और क्या, फर्स्ट क्लास वाला मोहब्बत, हम है तुम है। ये क्या बोलता साला, तन्हाई है, हीरो का माफिक और प्यार मोहब्बत का बातें करने को मांगता है। पन तुम उन दोनों की फिक्र में पड़ा है। ओ सेठ साहब, आपका प्यार मोहब्बत का मूड है तो और क्या बाबा, हम साला इंसान नहीं है क्या? आपको प्यार करना आता है सेठ साहब? रोशीला ने तंजिया अंदाज में कहा। काय को नहीं आता, ऐसा साला फर्स्ट क्लास वाला करता। जरा इधर आओ।
सेठ साहब चौंच बनाकर रोशीला की तरफ खिसके, लेकिन रोशीला ने जल्दी से उन्हें सीने पर हाथ रखकर रोक दिया। हाँ हाँ सेठ साहब, आप कारोबारी आदमी हैं, पहले कारोबार की बातें तो कर दें। अरे कारोबार कैसा, हम साला प्यार करने को मांगता है। सेठ साहब फिर मुर्ग के मानंद पर फिड़फिड़ाने लगे। वो सेठ साहब, पहले तो मेरे कमीशन के 1 लाख। रोशीला सोफे से उठ खड़ी हुई। अरे तो बोला ना बाबा देंगा, इधर तुम पीछा कब छोड़ेंगा, मैं वादा किया जरूर देंगा, बस तुम बैठो तो। अगर आप उनमें से 2 लाख निकाल दें सेठ साहब तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप फिर भी 3 लाख के फ़ायदे में रहेंगे। रोशीला मायने के अंदाज में बोली। 2 लाख? सेठ साहब जल्दी से बैठ गए। 2 लाख काहे को बाबा? 1 लाख मेरा कमीशन और 1 लाख प्यार मोहब्बत के, फिर आप बिल्कुल हीरो बन जाएंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अरे ओ, हम साला इस बुढ़ापे में काहे को हीरो बनेगा, हम तो ऐसे ही मस्खरी करता पड़ा। तुम बैठो रोशीला बाई, कुछ चाय पानी मंगवाता। नहीं मैं चलूँगी, राणा साहब वापस आ जाएं तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं उनसे सख्त नाराज़ हूँ। वो मुझे मनाने मेरे घर आ सकते हैं, रोशीला बोली। बोल देगा बाबा, मगर हम बड़ा बदनसीब है, सेठ साहब ने अफसुर्दगी से कहा। क्यों क्यों? रोशीला मुस्कुराई। ए देखो ना रोशीला बाई, हम तुम्हारे को कितना मोहब्बत करता पड़ा, अपनी फिल्म में तुम्हारे को कास्ट किया, तुम्हारे पर इतना मेहनत करता पड़ा, पन तुम प्यार का एक बात भी नहीं करता। आप प्यार करके क्या करेंगे सेठ साहब, रोशीला ने थके थके अंदाज में कहा। ए बस एक ख्वाहिश था, पन तुम पूरा नहीं करता पड़ा तो क्या बनेगा, सेठ साहब मायूसी से बोले। तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें सेठ साहब, मैं तो बाजार में सजी हुई हूँ, आप लोगों से बनाकर ना रखूं तो कैसे काम चलेगा। ए ठीक बोलता पड़ा, बिल्कुल ठीक बोलता पड़ा। सेठ साहब रोशीला पर झुक गए। तालूत से बर्दाश्त न हो सका, इससे कबल कि मैं उसे रोकूं, उसने सेठ साहब के सर पर से पगड़ी उठाई और वह जोरदार हाथ रसीद किया कि सेठ साहब की आंखों में तारे नाच गए, वो औंधे हो गए। रोशीला उनके वजन से बचने के लिए जल्दी से एक तरफ हट गई थी। क्या हुआ सेठ साहब? वह हैरत से बोली। ऐं? सेठ साहब ने चुंधियाई हुई आंखों से चारों तरफ देखा और फिर गुस्सीले अंदाज में रोशीला की तरफ देखते हुए बोले। बाबा तुम खुद बोला, फिर मारता काहे को है? क्या मतलब? रोशीला ने ताज्जुब से कहा। पन तुम्हारे दोनों हाथ तो हमारे सामने थे। सेठ साहब को खुद भी हैरत थी। हुआ क्या? रोशीला ने पूछा। अरे हम खुद नहीं जानता। क्या हुआ? सेठ साहब ने पहले ऊपर और फिर नीचे इस ख्याल से देखते हुए कहा कि ऊपर से कोई चीज़ तो उनके सर पर नहीं गिरी थी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ उन्हें नज़र नहीं आई थी। बस अब मैं चलूँगी सेठ साहब, वो पैसे मुझे दे दें, रोशीला ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। सेठ साहब में अब इस कदर हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा कोशिश करते। उनका सर अब भी चकरा रहा था और कान सुनसुना रहे थे। देता है बाबा देता है, वो बेचारगी से बोले और फिर लरजते कदमों से उठकर बाहर निकल गए। आओ देखें। तालूत ने सरगोशी की और मेरा हाथ पकड़कर सेठ साहब के पीछे चल पड़ा। फिर हम दोनों सेठ साहब के साथ ही अंदर दाखिल हुए थे। सेठ साहब ने मुजस्मे की आंख दबाई और तिजोरी खुल गई। फिर उन्होंने अंदर झांका और एकदम ऐसा लगा जैसे सांप ने काट लिया हो। हाय अरे अरे ये क्या? उनके मुंह से भराई हुई आवाज़ निकली और वो दिल पर हाथ रखकर खड़े हो गए। अरे अरे डाका पड़ गई हो। हाय बप्पा, अरे चलो जल्दी, पुलिस पुलिस, वो बौखलाहट में नाचते हुए चीखे और फिर सरपट बाहर की तरफ दौड़े। उन्होंने वो शोर मचाया कि खुदा की पनाह। जरा सी देर में घर के सारे मुलाजिम रोशीला समेत उनके गिर्द जमा थे और सेठ साहब बूढ़ी औरतों की तरह बयान कर रहे थे। वो बता रहे थे कि वो लुट गए 5 लाख नकद, लाखों के जेवरात और ना जाने क्या क्या चला गया, सब कुछ चौपट हो गई हो, माँ कसम हमारा पार्टियाँ हो गई हो। और फिर अचानक वो एकदम खामोश हो गए। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे और फिर उन्होंने रोशीला की तरफ देखते हुए कहा। मिस रोशीला? क्या बात है सेठ साहब? रोशीला ने तंजिया अंदाज में कहा, लेकिन सेठ साहब को उस वक्त उसके लहजे पर तवज्जो देने की फुर्सत कहाँ थी। मिस रोशीला, घपला हो गया, माँ कसम बहुत बड़ा घपला हो गया। घपला तो हो रहा है सेठ साहब, मैं खुद देख रही हूँ। वो राणा का बच्चा और उसका साथी डाकू थे, बहुत बड़े डाकू। वो 5 लाख देकर सब ले गए। हाय मार गई हो, सब ले गए, 5 लाख भी ले गए, जेवर भी ले गए, सब कुछ ले गए। हाय। रुई वाला बार बार सीना पीट रहा था। सेठ साहब सोच समझ कर बात करें, आप बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रोशीला ने तेज लहजे में कहा। अरे अब सबूत का क्या जरूरत है, भाग गए। हाय बप्पा, सेठ ने रोने वाले अंदाज में कहा और रोशीला उनके करीब पहुंचकर झुक गई। सेठ साहब आप कितनी ही अदाकारी करें, मैं आपसे 1 लाख रुपया ज़रूर वसूल करूंगी।
अगर आप शराफत से नहीं देंगे तो मैं भी उंगलियां टेढ़ी करना जानती हूँ। वो दांत पीसते हुए बोली। अरे 1 लाख, अरे 1 लाख, अब 1 लाख और देंगा? अरे क्या करता पड़ा मिस रोसीला, अब 1 लाख किधर से देंगा? अरे हम तो ऐसे ही मरी गया। देख लो सेठ साहब, रोशीला को सेठ की बकवास पर यकीन नहीं आया था। वो पांव पटकती हुई बाहर निकल गई। अभी तो आप भी बाकी हैं मिस रोशीला, तालूत ने होंठ भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। क्या मतलब? मैंने पूछा। मुझे फांस कर 1 लाख की हकदार वो भी थी, और फिर रुई वाला, गोया उसकी निगाहों में मेरी और रुई वाला की एक ही हैसियत है। क्या इस तौहीन का इंतकाम नहीं लिया जाएगा? 1 लाख की बात दूसरी है तालूत, बाकी मामलात के लिए उसे मुआफ कर दो, उसकी लाइन ही ऐसी है। बहरहाल 1 लाख सही। इस गधे के लिए यही सज़ा काफ़ी है या कुछ और? इसने हमारे ऊपर डाका जनी का भी शुबा किया है। क्या इसके लिए इसे अलहदा से सबक दिया जाए? बस बस इतना ही काफ़ी है, हार्ट फेल हो जाएगा बेचारे का, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन हैरत है आरिफ, ये इतना मामूली आदमी तो नहीं है कि इतनी सी रकम के लिए उसकी बुरी हालत हो जाए। इसकी जायदाद ही काफ़ी है। इस दुनिया के कारखाने को समझने के लिए अभी वक्त दरकार है तालूत। बस देखते रहो और लुत्फ अंदोज होते रहो। आओ अपने कमरे में चलें, ये तो इसी तरह बैन करता रहेगा। और मैं और तालूत वापस चल पड़े। ठीक 6 बजे अब्दुल भाई आ गया। उसने हमारे बारे में पूछा होगा तो जाहिर है उसे अजीब सी बातें सुनने को मिली होंगी। ताहम वो हमारे कमरे की तरफ निकल ही आया और हमने उसका इस्तकबाल किया। अरे क्या बोलता है गोलर भाई, क्या बाहर सब लोग का मगज चल गया है? अब्दुल भाई हमें देखकर उछल पड़ा। क्या हुआ अब्दुल भाई? मैंने पूछा। अरे बाबा, इधर तो पागल खाना मालूम होता पड़ा। जरा आओ देखो, इधर सब लोग खल्लास हो गया। अब्दुल भाई खोपड़ी सहलाता हुआ बोला। क्या हो गया आखिर? मैंने कहा और फिर तालूत की तरफ मुड़कर बोला, आइए देखें राना साहब, चलो। तालूत ने कहा और हम तीनों सेठ के कमरे की तरफ चल पड़े, जहां ताज़ियती मीटिंग हो रही थी। कुछ दूसरे लोग भी बाहर से आए हुए थे। सेठ उनके दरमियान बैठा अपने लुट जाने की दास्तान सुना रहा था। सबसे पहले अब्दुल भाई, उसके पीछे मैं और फिर तालूत अंदर दाखिल हुए। सेठ ने यूं ही सरसरी निगाह हमारे ऊपर डाली और अचानक वो किसी फुटबॉल की तरह उछल पड़ा और फिर उसने हफ्से से कहीं ज़्यादा फुर्ती से हमारे ऊपर छलांग लगाई। दूसरे लोग घबराकर कुर्सियों से खड़े हो गए थे। सेठ ने झुककर मेरी कमर में दोनों बाजू डालकर मुझे पकड़ लिया और फिर उसके मुंह से तरह तरह की आवाज़ें आने लगीं। माँ कसम, हा, मार दियो, हो पकड़ लियो। उसका बदन बुरी तरह कांप रहा था और हंसी रोकने की कोशिश में मेरी और तालूत की बुरी हालत हो गई। क्या हो गया सेठ साहब को? मैंने हैरत से अब्दुल भाई से कहा। सेठ बदस्तूर मेरी कमर से लिपटा कांप रहा था। ए रुई वाला, क्या करता है? खुदा कसम, अरे तेरा मगज फिर गया है क्या? ए संभल के बोलो सेठ। अब्दुल भाई सेठ से मेरी कमर छुड़ाने की कोशिश करने लगे। दूसरे लोग पागलों की तरह मुंह फाड़े खड़े थे। नहीं छोड़ेगा, माँ कसम नहीं छोड़ेगा। ए पुलिस बुलाओ, जल्दी करो, मरी गयो, पकड़ लियो। पुलिस? तालूत आगे बढ़ाया। ये क्या बदतमीजी है रुई वाला? उसने रुई वाला की गर्दन पकड़कर उसे जोर से धकेल दिया और रुई वाला चारों शान चित गिरा, लेकिन उसने उठने में बहुत फुर्ती दिखाई। वह फिर किसी बेसिंग के मेंढे की तरह गर्दन झुकाए आगे बढ़ा और इस बार उसने तालूत को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तालूत के थप्पड़ की आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजती रही थी और इस थप्पड़ ने रुई वाले के भी हवास दुरुस्त कर दिए थे। अब इस बदतमीजी की वजह बताओ रुई वाला, तालूत आगे बढ़ते हुए बोला। उसकी पुरवकार शख्सियत से ही सब मरूब हो गए थे। किसी ने इस मामले में मुदाखलत की कोशिश अभी तक नहीं की थी। तालूत ने रुई वाले का गिरेबान पकड़ लिया। अरे मारता का एक है भाई, अरे मारता भी है, लूट लिया। रुई वाला गिरेबान छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब्दुल भाई, इससे मालूम करो इसे क्या हो गया। तालूत ने फिर उसे धक्का दे दिया और वो इत्मीनान से नीचे गिर गया, लेकिन इस बार उसने उठने की कोशिश नहीं की थी। वो उसी तरह पड़ा, एक एक को घूरने लगा जो चुप साधे पड़े हुए थे। वो राना साहब, अब उनके साले सेठ का मगज फिर गया है। वो बोलता पड़ा है आप लोग डाकू है। आपने उसकी तिजोरी साफ करके 5 लाख रुपए और बहुत से जेवरात निकाल लिए हैं। अब्दुल भाई ने कहा। ओह। तालूत ने होंठ भींचकर रुई वाला को घूरा। तो घर बुलाकर मेहमान बनाकर तुम मेहमान की ये इज्जत करते हो रुई वाला? हम डाकू हैं क्यों? तालूत आगे बढ़ा। अरे मारियो मत भाई, माँ कसम बड़े जोर का हाथ पड़ता है, हम क्या बोले? अरे और किसने हमारा तिजोरी साफ कर दिया? रुई वाला, तुम्हारी जितनी जायदाद है खड़े खड़े खरीद लूंगा, बताओ इसकी कीमत क्या है? इसी वक्त अदायगी होगी, समझे?
तालूत ने गूंजदार आवाज में कहा। ए तो फिर भाई हम क्या बोले, हाय हम तो लुट गई हो। बकवास मत करो, मेरे दिए हुए 5 लाख वापस कर दो, वरना तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा करूंगा और तुम्हें कैद में डलवा दूंगा। अरे 5 लाख और 1 लाख रोसीला का, पूरे 6 लाख, और फिर लाखों का नुकसान। हाय हम तो लुट गई हो। सेठ गाने के अंदाज में रोने लगा। आओ अब्दुल भाई, सेठ को रात में देखेंगे, तालूत ने कहा। अब्दुल भाई अब हमारा चमचा था, इसलिए वो गर्दन अकड़ाए हुए हमारे साथ निकल आया। किसकी मजाल थी कि हमें रोकता, हम लोग बाहर निकल आए। सेठ बहुत कमीना है अब्दुल भाई, मेहमानों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है, तालूत ने बाहर निकलते हुए कहा। अरे खुदा कसम, कमीनों का कमीना है, बहुत जलील है। पन आपने खूब जोर का झांपड़ लगाया राना साहब, खुदा कसम मजा आ गया। अब वो 5 लाख हजम करने को मांगता है, हम उसके पेट में हाथ डालकर निकाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तीनों सेठ की कोठी से निकल आए। क्या बोलता साहब, नूरी के घर चलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम टैक्सी रोको, तालूत ने कहा और अब्दुल भाई एक टैक्सी को आवाज़ें देने लगा। थोड़ी देर के बाद हम टैक्सी में बैठे शाहपुर कॉलोनी जा रहे थे।